हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। यह वीडियो रहेगी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए वैकेंसी के लिए, और हमारा टॉपिक चल रहा था आरएसआर राजस्थान सेवा नियम। और आज इसकी यह जो वीडियो है अध्याय 13 की, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा, की सेकंड वीडियो रहने वाली है। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने जो ये टॉपिक है अध्याय 13, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा, जिसमें टोटल 141 से 157 तक रूल दिए हैं। तो स्टार्टिंग के रूल हमने पढ़ लिए थे 144 तक। 141 में हमने पढ़ा था वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। 142 में हमने पढ़ा था वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है। 143 में हमने पढ़ा था अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान। और 144 में पढ़ा था वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख। तो यहाँ तक कर लिया था। आज हम 144 ए पढ़ेंगे। एक बार फिर बता देते हैं, हमारा टॉपिक है आरएसआर राजस्थान सेवा नियम। लेसन हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। 141 से शुरू हुए थे हम, 157 तक चलना है। 141 से 157 तक इसमें रूल है। और आज हम जो करने वाले हैं 144 ए, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिया हुआ है 144 ए। 144 में तो था वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख। और 144 ए में है वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। तो ये शर्तें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पूरी एक वीडियो आज की 144 ए की रहने वाली है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य कर्मचारी है, क्योंकि राज्य की कर्मचारी को ही भेजा जा रहा है कहाँ, प्रतिनियुक्ति पर। राज्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अगर मान लो कहाँ की जा रही है, अगर की जा रही है केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार अथवा अन्य ऐसी संस्था जो केंद्र या राज्य, कोई दूसरा राज्य के नियंत्रण में है, अगर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है तो जो प्रतिनियुक्ति की जो शर्त है वह एक आदेश द्वारा निर्धारित होगी। एक आदेश द्वारा निर्धारित होगी। तो समझ में आई बात, क्या कहना चाहता है कि यदि राज्य कर्मचारी है कोई और उसकी प्रतिनियुक्ति जो है, प्रतिनियुक्ति अगर मान लो केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, अन्य ये अन्य वर्ड क्योंकि उसी सेम राज्य में नहीं कह रहा, अन्य राज्य सरकार अथवा एक ऐसी कोई संस्था जो केंद्र या राज्य द्वारा क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है, अगर उसमें प्रतिनियुक्ति की जा रही है किसी राज्य कर्मचारी की, तो प्रतिनियुक्ति की जाने की जो शर्तें हैं वो एक आदेश द्वारा निर्धारित होगी। समझ में आया कुछ? चलिए इसमें कुछ और बातें ऐड करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, देखो ये आदेश जो है वो कब का है। दिनांक 1/2/1986, 1 फरवरी 1986 को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं, यानी ये जो संस्थाएं हैं ना, ये नियंत्रित संस्थाएं जो हैं राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में अगर आपका क्या किया जा रहा है, आपकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है, तो जो शर्तें हैं वो किस रूल के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है, 1/2/1986 के अकॉर्डिंग। यानी दिनांक 1 फरवरी 1986 को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में जाने की शर्तें निर्धारित की गई है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि राज्य द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति की शर्तें कब जारी की गई, तो 1 फरवरी 1986 में जारी की गई। कब जारी की गई? 1 फरवरी 1986 में। अब देखो, ये जो प्रतिनियुक्ति है ना, इसका जो मतलब हमने निकालना है वो अस्थायी स्थानांतरण से निकालना है। हमें स्थायी स्थानांतरण की बात
बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ गए? यानी प्रतिनियुक्ति जो है ना, या ये जो रूल्स चल रहे हैं, तो इन नियमों में प्रतिनियुक्ति का जो आशय है वो अस्थायी स्थानांतरण से है। पेपर में पूछा जा सकता है कैसे स्थानांतरण है, अस्थायी। इसमें ऐसे कोई मामले नहीं आएंगे जो स्थायी स्थानांतरण को, मतलब स्थायी स्थानांतरण की बात करेंगे तो इन रूल्स में नहीं है। अस्थायी स्थानांतरण की बात है। कई बार होता है ना कि कर्मचारी किसी संस्था में आमेलन होता है, आमेलन मतलब उस में फिक्स ही हो जाता है। ये तो प्रतिनियुक्ति तो क्या है, कुछ टाइम के लिए है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, मैक्सिमम 10 साल, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति का मतलब अस्थायी से रहेगा, अस्थायी स्थानांतरण से रहने वाला है। स्थायी स्थानांतरण का की बात इसमें नहीं होगी। इसमें बिल्कुल भी कर्मचारी किसी संस्था में आमेलन होता है यानी स्थायी रूप से नियुक्त होता है तो वह मामला प्रतिनियुक्ति में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम आप मतलब निकालना, ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रतिनियुक्ति का मतलब अस्थायी स्थानांतरण है। ठीक है भी, स्थायी नहीं है। चलिए प्रतिनियुक्ति के भत्तों की बात करते हैं, क्योंकि हम सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति, ये वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो प्रतिनियुक्ति वर्ड दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रतिनियुक्ति की ही शर्तें पढ़ रहे हैं। तो प्रतिनियुक्ति करेंगे तो भाई कोई भत्ता भी मिलना चाहिए, तो उसकी बात करें। देखो प्रतिनियुक्ति भत्ता जो है ना 1.5% या 1.5% या 600 रुपये प्रति माह, यानी जो कर्मचारी को 1.5% या 600 रुपये प्रति माह, जो भी कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 600 रुपये मैक्सिमम है, जो भी कम हो की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा। यानी जो दर है वो ये होगी 1.5%। इस दर से या 600 रुपये प्रति माह, जो भी कम है ना, इस दर से क्या मिलेगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा किसको, जो वैदेशिक सेवा में जा रहा है। अच्छा, इसकी गणना कैसे की जाएगी, तो इसकी गणना जो है ना, गणना पे मैट्रिक्स में प्राप्त मूल वेतन पर की जाएगी। यानी गणना किस पर की जाएगी, मूल वेतन मतलब जहाँ से वो कर्मचारी आया है वैदेशिक सेवा में, उसको अपने ये बोल सकते हैं पैतृक विभाग तो पैतृक विभाग जिस पर से जहाँ से है ना, तो पैतृक विभाग में जो उसका मूल वेतन मिल रहा है ना, तो वही मूल वेतन यहाँ माना जाएगा। ठीक है भी, तो और उस मूल वेतन के अकॉर्डिंग ही इसकी गणना की जाएगी प्रतिनियुक्ति भत्ता की। तो मूल वेतन जितना भी उसका 1.5% निकालो, ये जितना भी आ रहा है, या 600 रुपये भी ज़्यादा, मान लो ये 1.5% ज़्यादा आ रहा है, 1000-1200 आ रहा है, तो 600 ही मिलेंगे। अरे ये कम आ रहा है, अगर 300-200 आ रहा है 1.5%, तो 300-200 मिलेंगे। मतलब 600 से ज़्यादा रुपये नहीं दिए जाएंगे किसके, प्रतिनियुक्ति भत्ते के। तो प्रतिनियुक्ति भत्ता 1.5% है किसका, मूल वेतन का। मूल वेतन कौन सा, जो उसको पैतृक विभाग से मिल रहा है। ठीक है भी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से देखो यहाँ तक। हम पढ़ रहे हैं 144A। 144A में क्या है, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति, मेन प्रतिनियुक्ति वर्ड है, प्रतिनियुक्ति की शर्तें हैं। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की क्या है, शर्तें दी गई है 144A में। अगर कोई राज्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाता है, और कहाँ जाता है, अगर मान लो केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या अन्य संस्था जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में, अगर वहाँ से प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो प्रतिनियुक्ति की शर्तें एक आदेश द्वारा क्या होगी, मान्य होगी, एक आदेश द्वारा अपने क्या कहते हैं, आदेश द्वारा निर्धारित होगी। और ये आदेश कब का जारी किया गया है, दिनांक हमने लिखी हुई है 1 फरवरी 1986। इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो इन संस्थाओं में जाता है ना, ये संस्था राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में जाने की शर्तें निर्धारित की गई है। प्रतिनियुक्ति का जो मतलब निकाला जाएगा वो अस्थायी स्थानांतरण से निकाला जाएगा। कल को आप कहीं स्थायी स्थानांतरण कर दो तो गलत है। ठीक है जी।
प्रतिनियुक्ति भत्ता जो आपकी जो पैतृक विभाग से सैलरी मिल रही है उसका 1.5% या 600 रुपये, जो दोनों में से जो कम है ना वो मिलेगा। यानी इस दर से आपका प्रतिनियुक्ति भत्ता क्या होगा, डिसाइड होगा। प्रतिनियुक्ति भत्ते की बात होगी। अब आगे बात करते हैं विशेष भत्ते की। विशेष भत्ता क्या है, देखो राजस्थान सचिव या राजस्थान सचिवालय, राजस्थान सचिव, राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, या फिर बात करें आरपीएससी, आरपीएससी में जितने भी लोग लगे हुए हैं, या फिर बात करें राजस्थान विधानसभा, ये बड़े बड़े विभाग हैं विधानसभा। तो यहाँ लोग काम करते होंगे, कर्मचारी होंगे, कोई अफसर रैंक का होगा, कोई और रैंक का होगा। तो यहाँ देखो राजस्थान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, आरपीएससी, राजस्थान विधानसभा, इनके जो कर्मचारी होते हैं ना, इनके जो भी कर्मचारी होंगे, इन कर्मचारियों को एक विशेष भत्ता मिलता है, एक विशेष भत्ता मिलता है। पर ये विशेष भत्ता कब नहीं मिलेगा, विशेष भत्ता बोल दो या विशेष वेतन बोल दो, तो ये मिलता है इनको अगर आप वैदेशिक सेवा में हैं, वैदेशिक सेवा में हैं तब, अब सॉरी विदेशिक सेवा क्या, इनको नॉर्मली विशेष भत्ता मिलता है। अब बात है कि यदि विदेशिक सेवा में अगर ये लोग जाते हैं, विदेशिक सेवा में इनको भेजा जाता है, तब इनको विशेष वेतन एक कंडीशन में नहीं मिलेगा, जब ये क्या ले रहे हो, प्रतिनियुक्ति भत्ता ले रहे हो। क्या ले रहे हो, प्रतिनियुक्ति भत्ता। क्योंकि देखो ये जाएंगे, इनमें से किसी कर्मचारी को अपने ने कहाँ भेज दिया, इनमें से किसी कर्मचारी को अपने ने भेज दिया विदेशिक सेवा में। अगर हम विदेशिक सेवा में भेज देते हैं तो ये वहाँ जाके क्या लेना शुरू कर देंगे, विदेशिक नियोक्ता से क्या लेना शुरू कर देंगे, प्रतिनियुक्ति भत्ता लेना शुरू कर देंगे। और अगर जब तक इनको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ना, तब तक इनको क्या नहीं मिलेगा, विशेष भत्ता नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, वैदेशिक सेवा में अगर इनको कर्मचारियों को भेजा जाता है तो जो विशेष भत्ता है, विशेष वेतन है, तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये लोग क्या उठा रहे हैं, प्रतिनियुक्ति भत्ता उठा रहे हैं। और जब प्रतिनियुक्ति भत्ता बंद हो जाएगा तब इनको विशेष भत्ता या विशेष वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको विशेष भत्ता बोल दो या विशेष वेतन बोल दो, एक ही बात है, इस भत्ते की जगह वेतन बोल सकते हैं। चलिए, अब प्रतिनियुक्ति काल में जो कर्मचारी गया है उसको क्या वेतन और महंगाई भत्ता मिलेगा वो जानते हैं। मान लेते हैं कोई कर्मचारी है, कर्मचारी कोई एक है, अगर इसे प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है व्यक्ति को, तो अपने पैतृक, जहाँ मूल विभाग था ना उसका, पैतृक विभाग, इस पैतृक विभाग के समान, बिल्कुल उसके बराबर, पैतृक विभाग के समान वो क्या क्या लेगा, पैतृक विभाग के समान वह मूल वेतन लेगा। मूल वेतन के अलावा वो क्या लेगा, व्यक्तिगत वेतन लेगा, व्यक्तिगत वेतन के अलावा और क्या प्राप्त करेगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता के अलावा और क्या प्राप्त करेगा, यानी और कोई इसको महंगाई भत्ता वगैरह यानी प्राप्त करेगा। साथ ही मूल विभाग के नियम अनुसार ही वो क्या प्राप्त करेगा, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता भी प्राप्त करेगा। देखो क्या कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति है, वो राज्य सरकार का कर्मचारी है और इसको डेपुटेशन बोलते हैं क्या, उस पर भेजा जाता है, यानी प्रतिनियुक्ति में भेजा जाता है वैदेशिक सेवा में। वैदेशिक, विदेश नहीं भेज रहे, वैदेशिक सेवा अलग है,
वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है अगर, तो अगर आप इसको वैदेशिक सेवा में भेज रहे हो तो भाई जितने वेतन पहले मिल रहा था पैतृक विभाग में उतना ही वेतन मिलेगा, सेम समान, उतना ही व्यक्तिगत प्रतिनियुक्ति भत्ता ज़्यादा मिलेगा थोड़ा सा, और महंगाई भत्ता भी वह सेम मिलेगा। तो यहाँ प्रतिनियुक्ति भत्ता तो बता ही दिया, सैलरी का 1.5% या 600 जो भी मिनिमम वो कम मिल जाएगा, 600 कम है 600 मिल जाएगा। 1.5% अगर मान लो 300 आता है या 250 आता है तो वो 300-250 मिलेगा प्रतिनियुक्ति भत्ता। तो इसी स्टार लगा हुआ, इसको अलग रखना, बाकी सेम भी मिलेगा। यानी प्रतिनियुक्ति भत्ता तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना उसको। अच्छा चलो, देखो कुछ संस्थाएं ऐसी है जिनमें प्रतिनियुक्त जो व्यक्ति है ना, प्रतिनियुक्त व्यक्ति को कुछ संस्थाओं में वैदेशिक नियोजक के वेतनमान लेने का ऑप्शन होगा, पर ध्यान रखना, परंतु उस स्थिति में यदि मान लो ये जो है ना, यदि इस व्यक्ति का वेतन प्लस प्रतिनियुक्ति भत्ता इन भत्ता लिखो, भात लिख दिया अपना ने, भत्ता, वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता मान लो 2% से क्या हो जाता है, भत्ते का इनका योग 2% से अधिक राशि हो जाता है अगर, तो जो पैतृक विभाग से मूल वेतन मिल रहा था ना, पैतृक विभाग से क्या मिल रहा था, जो मूल वेतन मिल रहा था ना, उससे ये 2% अधिक नहीं निकलना चाहिए। ठीक है भी, मूल वेतन का, पैतृक विभाग का मूल वेतन जो है ना, मूल वेतन से 2% अधिक नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखना। बस यहाँ गड़बड़ मत कर देना कि वैदेशिक, अगर मान लो ये कर्मचारी है, प्रतिनियुक्त कर्मचारी है, और इसको कहाँ भेजा जाता है, वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है, तो कुछ संस्थाओं में वैदेशिक नियोजक के वेतनमान लेने का इनके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। परंतु ध्यान रखना, इनका जो वेतन है ना, इस स्थिति में यदि उनका वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का जो जोड़ है, योग, ये मतलब आप ये देख लो कि अगर मान लो ये जो जोड़ है ना 2% से अधिक निकल रहा है, वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता का योग का 2% से अधिक की राशि अगर मान लो वैदेशिक नियोजक के वेतनमान के अंदर आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पैतृक विभाग से प्राप्त मूल वेतन है ना, उसमें वेतन का 2% से अधिक आप राशि वेतन नहीं उठा सकते। कौन सा, वैदेशिक नियोजन के वेतनमान जो मिल रहा है ना, उसमें आप 2% से ज़्यादा नहीं ले सकते। कुल मिला के आपको बात है कि आपकी सैलरी से 2% ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा उलझा हुआ है तो ज़्यादा मत उलझो, आपको मूल वेतन के 2% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। ठीक है जी, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को कुछ संस्थाओं में वैदेशिक नियोजक के वेतनमान लेने का विकल्प होगा, मतलब ऑप्शन है, आप ले सकते हो। परंतु उस स्थिति में यदि उसके वेतन, मतलब जो ये व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग से 2% की अधिक राशि हो, तो उसकी पैतृक विभाग में मूल वेतन का 2%, पैतृक विभाग, ये लो, पैतृक विभाग में प्राप्त मूल वेतन का 2% से अधिक नहीं दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में 2% से क्या रहना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए। चलिए अन्य भत्तों पर चलते हैं। हाँ भाई, अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप कुछ चीज़ें तो पैतृक विभाग से ले रहे हो, यानी मूल वेतन के अकॉर्डिंग पैतृक विभाग से ले रहे हो, पैतृक विभाग से ले रहे हो। कुछ चीज़ें आप ले रहे हो, नई जगह चले गए, कहाँ, वैदेशिक सेवा वाली जगह ले रहे हो, यानी वैदेशिक नियोक्ता से ले रहे हो, 2 जगह से ले रहे हो ना। तो कुछ भत्ते ऐसे हैं आपका मन करे वहाँ से ले जाओ। अन्य भत्ते में आते हैं, नंबर 1 मकान
मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता आपका मन करे वहाँ से लो, दोनों में से ज़्यादा मिल रहा है ना वहाँ से लो, पैतृक विभाग में ज़्यादा मिल रहा है पैतृक विभाग से ले लो, वैदेशिक नियोक्ता से ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ से ले लो। दूसरा यात्रा भत्ता, जहाँ से ज़्यादा मिलता है वहाँ से उठाओ, दोनों जगह में से। क्षति पूरक भत्ता, ये भी जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ से उठा लो। और चौथा है चिकित्सा पुनर्भरण, यानी बिल वो करवाता ना, मतलब जितना बिल है उसे रिटर्न आ जाता है वो पुनर्भरण, चिकित्सा पुनर्भरण सुविधा, ये सब जहाँ से पेमेंट ज़्यादा मिल रही है ना वहाँ से उठा लो। आपको ऑप्शन दिए मैं ये सारे अन्य बताऊँगा। चलिए कुछ सामान्य शर्तें और पढ़ते हैं। किससे संबंधित है? कार्य ग्रहण काल, वेतन और स्थानांतरण यात्रा भत्ता से संबंधित। देखो, एक कोई कर्मचारी है, मान लो सरकारी कर्मचारी है, हमने इसको कहाँ भेज दिया? वैदेशिक सेवा में, ठीक है। अगर ये वैदेशिक सेवा में गया तो आने जाने का यात्रा भत्ता, एक तो स्थानांतरण बोलते हैं जिसको, ये आने जाने का यात्रा भत्ता, और कार्य ग्रहण काल का जो वेतन है ना, कार्य ग्रहण काल वेतन बोला जाएगा, एक ही लाइन है दोनों। कार्य ग्रहण काल वेतन जो है वो वैदेशिक एक सेकेंड, वैदेशिक नियोजक या नियोक्ता के नियमानुसार ही प्राप्त करेगा। कि जब बंदा कहाँ जा रहा है, कि इस बंदे को, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको अगर हम वैदेशिक सेवा में भेज रहे हैं, इसको कहाँ भेज रहे हैं? वैदेशिक सेवा में भेज रहे हैं, तो ध्यान रखें ये चाहे तो कार्य ग्रहण काल की जो वेतन ग्रहण करेगा और आने जाने का, स्थानांतरण का, यात्रा भत्ता वसूल करेगा, वो वैदेशिक नियोजक के नियमानुसार ही प्राप्त करेगा। जितने वैदेशिक नियोजक ने डिसाइड किए, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैदेशिक नियोजक मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ। अब बात करें अवकाश और पेंशन अंशदान, यानी आप चले गए हो कहाँ? वैदेशिक सेवा में, ठीक है भी। और वैदेशिक सेवा के दौरान आपको चाहिए अवकाश, और उस अवधि पर आपको क्या चाहिए? पेंशन चाहिए, अवकाश पर पेंशन, ठीक है। अवकाश पर पेंशन अंशदान चाहिए। तो ये किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ये वहन किया जाएगा वैदेशिक नियोजक बोल दो, या वैदेशिक नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा, वैदेशिक। अब आप सरकार की संचित निधि से नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको भेज दिया गया है कहाँ? डेपुटेशन पर, समझ रहे हो। तो वैदेशिक सेवा के दौरान अवकाश एवं उस अवधि का अवकाश पर पेंशन अंशदान वैदेशिक नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। आगे देखो, प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ और समाप्ति। देखो, पहले आप इस डिपार्टमेंट में थे, ये संचित निधि वाला डिपार्टमेंट है, और जैसे ही आपको यहाँ से कार्य मुक्त किया गया, यहाँ से बाहर भेजा गया जैसे ही, और यहाँ से जैसे छुट्टी मिल गई ना, रिलीव मिल गई, तो ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा? ये यहाँ मान लो ये कौन से अब नई जगह जा रहे हैं? वैदेशिक सेवा में जा रहे हैं। वैदेशिक सेवा का मतलब विदेशी सेवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अक्सर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है भैया। तो ध्यान रखिएगा। तो कर्मचारी अपने को बात है कि प्रतिनियुक्ति कब मानी जाएगी, और प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के साथ साथ प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ कब माना जाएगा और समाप्ति कब मानी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सरकारी कर्मचारी सरकारी पद से क्या होता है? कार्य मुक्त, ये वर्ड याद रखना, कार्य मुक्त होता है, कार्य मुक्त होता है जब, एक सेकंड,
कार्य मुक्त, ठीक है। वो देखना छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। जैसे ही कार्य मुक्त होता है सरकारी कर्मचारी, मान लो यहाँ था सरकारी सेवा में, यहाँ संचित निधि से पैसे ले रहा था, ये सरकारी पद है, तो इस सरकारी पद से जैसे ही क्या होता है कार्य मुक्त होता है, तो उसी दिन सेम डे से यहाँ क्या समझी जाएगी, प्रतिनियुक्ति की स्टार्टिंग समझी जाएगी, प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ। इधर से इसको रिलीव किया, इधर से इसकी प्रतिनियुक्ति सेवा का प्रारंभ हो गया, ये समझो। और एंडिंग कब होगी, मान लो जिस दिन ये प्रतिनियुक्ति छोड़ दे, सेम उसी दिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वापस एंट्री हो जाएगी। जब मतलब ये कह सकते हो कि उस दिन समाप्ति होती है जब सरकार में आकर कार्य ग्रहण कर लेता है, यानी इधर आगे वापस कार्य ग्रहण कर लिया ना, जैसे ही कार्य ग्रहण किया तो ये प्रतिनियुक्ति की क्या मानी जाएगी, समाप्ति मानी जाएगी। मतलब इधर से ही कार्य मुक्त होना है और इधर ही कार्य ग्रहण करना है। कार्य मुक्त हुआ तो प्रतिनियुक्ति प्रारंभ, और कार्य ग्रहण शुरू किया तो समझो जैसे ही कार्य ग्रहण शुरू करेगा, कार्य ग्रहण इधर से ग्रहण करेगा, कार्य ग्रहण करेगा, और वैसे ही प्रतिनियुक्ति की समाप्ति मानी जाएगी। काफ़ी कचरा कर लिया अपना, सफाई कर लेते इसको, ठीक है। कुल मिला के आप समझ पा रहे हो ना, ये लो समझ पा रहे हो तो बढ़िया चीज़ है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे बोनस अथवा अनुग्रह राशि, बोनस अथवा अनुग्रह राशि का भुगतान, बोनस या अनुग्रह राशि का भुगतान। देखो भी कोई व्यक्ति है, कर्मचारी है, जिसको राज्य सेवा से कहाँ भेज दिया गया है, वैदेशिक सेवा में भेज दिया गया है। तो वैदेशिक सेवा में नियुक्त ये कर्मचारी जो है ना, इसका बोनस जो कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार के घोषित बोनस की सीमा में होगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित जो बोनस की सीमा उसी में होगा, ये नहीं कि वैदेशिक नियुक्त ज़्यादा बोनस देते, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुग्रह राशि या बोनस जो एक ही बात है, ठीक है, लगभग सेम होती है। यदि कोई कर्मचारी वैदेशिक नियोक्ता की घोषित अनुग्रह राशि बोनस के स्थान पर लेने का विकल्प देता है, मतलब कर्मचारी कह रहे मैं तो भाई वैदेशिक नियोक्ता से लूँगा, वैदेशिक नियोक्ता से क्या लूँगा, नियोक्ता से क्या लूँगा, बोनस प्राप्त करूँगा। नियोक्ता से लेने का बोनस लेने का विकल्प दे रही है, तो ये मतलब जो उसे अनुग्रह राशि मिलेगी ना, तो अनुग्रह राशि जो होगी, तो अनुग्रह राशि में से आप क्या करो, मतलब एक तरीके से प्रतिनियुक्ति भत्ता वसूल कर लो, और जो अंतर है वो राशि उस व्यक्ति को दे दो। मतलब ये कब होगा, जब बोनस से ज़्यादा हो अनुग्रह राशि। मान लो राज्य सरकार ने कहा कि 5 रुपये का बोनस देना, यहाँ वैदेशिक नियोक्ता ने कह दिया हम 15 रुपये बोनस दे रहे हैं, तो ये 5 और 15 का डिफरेंस आ गया, कितने रुपये का, 10 रुपये का, ठीक है। तो अब पता क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, 5 तो इधर से मिलने थे, ठीक है, पर इधर से मिल रहे हैं 15, तो 5 तो यहाँ कम हो गया, अब अंतर कितना गया, 10 आ गया। अब आप तो इस अंतर को छोड़ो, आप मान लो इधर से मिल रहे हैं कितने रुपये, 15 रुपये मिल रहे हैं इसको, यहाँ 15 रुपये, और ऊपर जो अपने ने वो भत्ता था ना, प्रतिनियुक्ति भत्ता, वो मान लो इसको मिल रहा है 2 रुपये, तो भाई 15 में से 2 घटा दो, पीछे बच के कितना, 13 रुपये इसको दिया जाएगा, 15 नहीं देंगे, समझ रहे हो। दोबारा से ध्यान दो, यदि कोई कर्मचारी वैदेशिक नियोक्ता की घोषित अनुग्रह राशि बोनस के स्थान पर लेने का विकल्प देता है, यानी ये कहता है कि मैं तो ये अनुग्रह राशि लूँगा, सरकार वाला बोनस नहीं चाहिए मेरे को, ये विकल्प दे दिया इस व्यक्ति ने, ठीक है, तो उससे अनुग्रह राशि में से क्या करें, प्रतिनियुक्ति भत्ता वसूल कर जो अंतर है ना, अंतर की राशि इसको देते हैं, ठीक है। तो सरकार सिर्फ अपना क्या निकाल लेगी,
प्रतिनियुक्ति भत्ता निकाल लेगी। बाकी भी इसका मन है, कहीं मर्जी से वो पैसे लो, अनुग्रह राशि ज़्यादा मिल रही है तो लो भी, क्या दिक्कत है, सरकार कब मना कर रही है। अब आता है प्रतिनियुक्ति की अवधि। प्रतिनियुक्ति अवधि भाई कितने टाइम के लिए किसी व्यक्ति को कहाँ भेजा जा सकता है वैदेशिक सेवा में। तो ये लो जी, मैक्सिमम 4 वर्ष, 4 वर्ष से ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में 4 वर्ष। प्रतिनियुक्ति अवधि, एक राज्य कर्मचारी को अधिकतम 4 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है। मैक्सिमम एक बार में कितना, 4 वर्ष। अब विशेष परिस्थिति आ गई, कोई स्टार लगा सकते हो। ये लो जी, विशेष परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक विभाग, ध्यान रखना कौन सा विभाग, प्रशासनिक विभाग कर्मचारी के मूल विभाग में 1 वर्ष तक इस अवधि को बढ़ा सकता है। जो 4 वर्ष था ना, वो बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है, दोबारा देखो, विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, बिना कोई विशेष परिस्थिति के तो ये हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। विशेष परिस्थिति, ये लो जी, विशेष परिस्थिति कोई कंडीशन है, तब उस कंडीशन में प्रशासनिक विभाग कर्मचारी के मूल विभाग में 1 वर्ष तक इस अवधि को बढ़ा सकता है। जो 4 वर्ष की थी ना, उसको 1 वर्ष बढ़ा सकता है। मतलब कितने वर्ष की कर सकता है, 5 वर्ष की कर सकता है। अब बात यह है कि क्या 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष के बाद यदि विशेष परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति अवधि अगर बढ़ानी है तो आपको वित्त विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही बढ़ाई जा सकती है। यानी पहले 4, नॉर्मली प्रतिनियुक्ति अवधि 4 साल, ठीक है। कोई विशेष कंडीशन में प्रशासनिक विभाग बढ़ा सकता है 1 साल, और अगर 5 साल से भी हो गए फिर भी आपको बढ़ाना है तो भाई आपको वित्त विभाग की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही बढ़ा सकते हो, बाद में तो। चलिए, शायद समझ में आ गया होगा आपको। हाँ भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो भी नॉर्मली 4 साल के लिए लगाया है, बाद में इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है, तो 4 वर्ष बाद में प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे 1 साल बढ़ाओ चाहे 2 साल बढ़ाओ। प्रतिनियुक्ति अवधि की उपरोक्त गणना में एक वैदेशिक नियोक्ता अथवा एक से अधिक वैदेशिक नियोक्ता की निरंतरता की अवधि सम्मिलित है। अब मान लो आप हो आईबी में या सीबीआई में, वहाँ आपको पुलिस सेवा में, मतलब पुलिस सेवा में, और वो भी क्या, अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी। किस रैंक के, आईबी सीबीआई में आपकी मान लो मतलब पुलिस सेवा के जो अधिकारी है ना, आप पुलिस सेवा के अधिकारी, और आपको कहाँ प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, आईबी और सीबीआई में प्रतिनियुक्ति दी जा रही है। तो प्रतिनियुक्ति की मैक्सिमम अवधि जो है ना 5 वर्ष होगी। मैक्सिमम अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। नॉर्मली कितनी होती है, 4 वर्ष। और इसे कितना बढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 2 वर्ष इसे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। अब मान लो कोई कर्मचारी है, ये कर्मचारी ऐसे बनाएंगे, ये लो, ये सरकारी कर्मचारी है, और इसको राज्य सरकार, मान लो आपको राज्य कर्मचारी जो है ना, इसको पहले ने इसने विदेश वो जो 4 वर्ष वाली क्या कंप्लीट कर लिए,
वैदेशिक सेवा अवधि कंप्लीट कर ली है और बढ़ाया नहीं गया, ध्यान रखिएगा, अब उसको निरंतरता में पुनः दूसरी संस्था में नहीं लगाया जाएगा, बैक टू बैक विदेशिक सेवा नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो एक ही जगह तो बढ़ाया रहा है 1 साल है, वो अलग कंडीशन है। मान लो ये 4 साल कंप्लीट करके आ गया कोई एक संस्था में, अब इसको कहते हैं चलो फिर जा, तो अभी नहीं जाएगा ये, बैक टू बैक इसको और कहीं नहीं भेजेंगे। तो कर्मचारी को नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, कर्मचारी द्वारा वैदेशिक सेवा पूर्ण करने के बाद राज्य सेवा में वापस आकर, जो उसका मूल पैतृक जो था ना, राज्य सेवा में वापस आओ, उसको कहो कि भाई यहाँ पर आने के बाद 3 वर्ष लगा, वापस 3 वर्ष मूल में वापस कंप्लीट कर, 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा कंप्लीट करने के बाद ही इसको और कहीं वैदेशिक सेवा में भेजा जा सकता है। मतलब ये बंदा वैदेशिक सेवा 4 साल कंप्लीट करके आया है, अब वापस आया तो बैक अपनी राज्य सेवा में आएगा। पैतृक सेवा, मूल सेवा, पैतृक सेवा, पैतृक जो विभाग है इसका वहाँ है। अब उसको कहा है कि यहाँ पर तो 3 साल लगा, उसके बाद तेरे को अदर डिपार्टमेंट में फिर भेज सकते हैं वैदेशिक सेवा में। ठीक है, अब बात है कि कोई कर्मचारी है, उसके पूरे सर्विस काल में, संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम कितने वर्ष वो वैदेशिक सेवा में रह सकता है। तो मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 10 वर्ष, 10 वर्ष मैक्सिमम, 10 वर्ष मैक्सिमम वो कहाँ रह सकता है, वैदेशिक सेवा में रह सकता है। 10 वर्ष कंप्लीट हो गया, उसके बाद में कोई वैदेशिक सेवा नहीं होगी उसकी। ठीक है, आज वाला मैटर इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, वो आपने पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट कैसे है कैसे नहीं है, मैंने बता दिया। अब कुछ जगह जहाँ ये नियम लागू नहीं होते, प्रतिनियुक्ति भेजने पर कई रूल लागू नहीं होते, वो कौन से हैं। अब आपको अगर मान लो जिला परिषद में लगा दिया, जिला परिषद, तो भाई जिला परिषद तो अंडर में आती है सरकार के, राज्य सरकार के, तो वहाँ कोई रूल लागू नहीं होगा। पंचायत समिति में लगा दिया, पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति, तो इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजने पर उपरोक्त जो भी रूल पड़े ना, वो कोई भी लागू नहीं होने वाला। इसके अलावा और कहाँ भेज दिया आपको, नगर, जिला परिषद के अलावा नगर परिषद भेज दिया, नगर परिषद के अलावा आपको नगर पालिका भेज दिया, नगर पालिका जिनका बोर्ड क्या हो चुका है, भंग हो चुका है, बोर्ड क्या हो चुका है, भंग हो चुका है, बोर्ड भंग हो चुका है, नगर पालिका और नगर परिषद का अगर आपको वहाँ भेज दिया है तो भी मतलब यहाँ पर आपको पता कैसे लगाएंगे, जो राजकीय अधिकारी को होगा उसको प्रशासक लगाया जाएगा। किसी भी राजकीय अधिकारी को क्या लगाया जाएगा, राजकीय अधिकारी को यहाँ क्या लगाया जाएगा, प्रशासक लगाया जाएगा, प्रशासक। तो यहाँ भी वो मतलब प्रतिनियुक्ति वाले कोई भी रूल लागू नहीं होंगे। चलिए, अगर आपको भेज दिया जाता है सहकारिता विभाग, और सहकारिता विभाग क्या अगर क्या हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, और यदि पंजीकृत सहकारी समितियों में पंजीकृत सहकारी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर आपको भेज दिया जाता है। देखो दोबारा देखो, सहकारिता विभाग के अधिकारी या कर्मचारी यदि पंजीकृत सहकारी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं, पंजीकृत सहकारी समितियां पंजीकृत सहकारी समितियां अगर आपको यहाँ भेजा जाता है, भेज दिया जाता है, तो भी ये रूल नहीं लागू होंगे प्रतिनियुक्ति वाले। तो आपको हमने क्या क्या बताया, हमने आपको बढ़ा दिया है आज 144 ए में था वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। तो ये पूरी वीडियो आज सिर्फ 144 ए की थी। नेक्स्ट 145 शुरू करेंगे, अवकाश एवं पेंशन में अंशदान, वो आगे आएगा। पूरी वीडियो इंटरेस्ट लेके थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा कोचिंग संस्थान है, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, अभिकल्प इंस्टीट्यूट, आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है,
यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड, रीट, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, आईएएस फाउंडेशन, आरएस फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। आपको बेहतरीन मंच उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही आप अगर SSC-GD अप्लाई किए अभी फॉर्म, तो उसकी तैयारी के लिए आ सकते हो। अलग अलग जगह हैं, एड्रेस ध्यान रखिएगा। मुख्य ऑफिस हनुमानगढ़ के अंदर भगत सिंह चौक, और SSC का जो है क्लासरूम अलग है, हॉल नंबर 51, बड़ी हनुमान मूर्ति वाली गली में, नज़दीक राजीव चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। ये मुख्य ऑफिस है। अगर कभी आते हो आप हनुमानगढ़ में भगत सिंह चौक पर, तो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 3 दिन की डेमो है सभी जगह, 3 डेज की डेमो फ्री है। आप पहले लगाइए, आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, और अच्छा आपको लगता है तो आगे भी बताइए। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभिकल्प। साथ ही यूट्यूब चैनल की बात करें तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब स्टडी विद SK वर्मा, लिख लो आप, स्टडी विद SK वर्मा। चलिए, आज हमने अध्याय नंबर 13 में क्या क्या किया। हमने पहले पिछली वीडियो में 141 किया था, वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। 142 किया था, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है। 143 में किया था, अवकाश के दौरान भी वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सकता है। चौथा, अगर आप प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी हो तो आपको वैदेशिक नियोक्ता से या वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की जो आपकी तारीख है वो क्या होगी। और 144 के बाद में आज 144A, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति में भेज की शर्तें। आपको वैदेशिक सेवा में भेजा गया है तो प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या कुछ रहने वाली है। उम्मीद करेंगे आज वाला आपको अच्छे से समझ आ गया हो। एक बार आप भी वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए, डाउट्स दूर कर लीजिए। नज़दीक ही है आपका एग्ज़ाम भी, तो टाइम कम है, जितना ज़्यादा हो सके उसकी भरपाई करिए, तैयारी कीजिए। और RSR में तो लगभग ये मान के चलो आप भी जितना रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, आपको याद होता जाएगा। क्योंकि इसे समझने वाला मैटर इतना ज़्यादा नहीं है, रट्टा मारने वाला ज़्यादा सिस्टम है। सही बताऊँ तो रट्टा तो मारना पड़ेगा। जितना समझने वाला था समझा दिया। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।